हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि वर्ण व्यवस्था क्या थी। तो वर्ण व्यवस्था, इसके अंतर्गत 4 वर्ण थे और चारों का अलग अलग कार्य था। एक था ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। तो ये 4 हैं वर्ण व्यवस्था। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत। मतलब कि ये वर्ण आया कहाँ से, सबसे पहले इसका सोच कैसे आया, मतलब इसका जन्म कैसे हुआ। तो आज हम लोग इसका देखेंगे कि ये कैसे आया। इसके 5 प्रकार हैं, मतलब इसके 5 सिद्धांत हैं। 5 तरह से ये माना जाता है कि इस प्रकार से आया होगा। तो हम लोग सबसे पहला वाला देखेंगे, परंपरागत अथवा दैवीय सिद्धांत। ये आज हम लोग देखेंगे और हम लोग यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं पहले। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यह एक विचारणीय प्रश्न है। विभिन्न धर्म ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक मत व्यक्त किए गए हैं, जिनके आधार पर इसका वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। यहाँ पे वही बात बताया जा रहा है कि इसका जन्म कैसे हुआ, वर्ण व्यवस्था इस दुनिया में आई कहाँ से, कैसे ये इसका उद्गम हुआ, ये कैसे जन्म हुआ, मतलब इसका सृजन कैसे हुआ। कोई भी चीज़ अगर हम लोग देखते हैं, अगर बड़ा सा वृक्ष है तो हम लोग जानते हैं ना, ये कभी ना कभी छोटा अवस्था में था। हो सकता है कि बीज से अंकुरित हो, तो हो सकता है कि ये डाल से, मतलब आज डाल रोपने से आज इतना बड़ा हो गया। तो इस प्रकार वर्ण व्यवस्था के बारे में अब हमें जानना है कि ये कैसा था, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसके बीज थे कुछ, या फिर कुछ डाल लगाने से ऐसा हो गया। तो यहाँ पे ये उदाहरण है बीज और डाल, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये शब्द है ना वर्ण व्यवस्था, तो ये कैसे जन्मा, इसका कैसे मतलब आगमन हुआ, तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो इसके 5 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है परंपरागत अथवा दैवीय सिद्धांत। तो ये सबसे पहला है, हम लोग इसके बारे में अभी समझते हैं। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का यह सबसे प्राचीनतम सिद्धांत माना जाता है। मतलब देखिए, ये वाला जो सिद्धांत है दैवीय सिद्धांत का है या परंपरागत सिद्धांत का है, दोनों बात एक ही है, लेकिन इसी को सबसे पुराना सिद्धांत कहा गया है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का मतलब जो पेड़ जन्मा है उसका बीज अवस्था, इसी को माना गया है सबसे प्राचीनतम, सबसे पहले वाला जो स्टेज है वो इसी को माना गया है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। मतलब इसका जो वर्णन मिलता है वो सबसे पहले, कोई भी ग्रंथ हो ना, हम लोग एंशिएंट इंडिया में देखते हैं तो उसमें सबसे पहले एक ऐसा ग्रंथ है जो ऋग्वेद है, तो उसके जो पुरुष सूक्त है यह 10वां मंडल है। तो इसमें इसका वर्णन मिलता है, जहाँ चारों वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष से मानी गई है। मतलब ऋग्वेद के जो पुरुष सूक्त है उसमें इस वर्ण का जो जन्म माना गया है एक विराट पुरुष से माना गया है। इसके अनुसार, मतलब इस पुरुष सूक्त के अनुसार विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, बाहु से राजन्य या क्षत्रिय, उरु जंघा से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में कि एक पुरुष था, उसके मुख से ब्राह्मण का, फिर जो भुजा थी इसकी ब्राह्मण पुरुष के उससे क्षत्रिय, और जंघा से वैश्य, और सबसे नीचा जो मतलब नीचे जो पैर था उससे शूद्र उत्पन्न हुए। ऐसा ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में बताया गया है। इस प्रकार ये दैवीय बताया गया है, ये परंपरागत बताया गया है, और ये जो दैवीय सिद्धांत है ये सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद का यह सूक्त अन्य सूक्तों की अपेक्षा नवीन माना जाता है। अतः इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि ऋग्वेद काल के अंतिम चरण में समाज में निम्न 4 वर्णों का उदय हुआ। हम लोग देखते हैं ऋग्वेद ये वैदिक कालीन ग्रंथ है जो वैदिक काल में लिखा गया था, ऋग्वैदिक काल में, लेकिन ये इसमें 10 सूक्त है ना, 1 से 10 तक है। तो ये पहला और जो 10वां जो है ना, इसे हम लोग
ऐड किया हुआ मानते हैं। मतलब ये बाद में ऋषियों ने इसका संकलन किया और इसे ऋग्वेद में ऐड कर दिया, ऐसा हम लोग मानते हैं। इसलिए इसे नवीन माना जाता है और इसका अनुमान लगाया जाता है कि ये जो 10वां मंडल है ना, जरूर ऋग्वेद के अंतिम चरण में, मतलब उत्तर वैदिक काल में इसको बनाया गया होगा और यही समय वर्ण व्यवस्था आई होगी। विराट पुरुष के शरीर के विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति का तात्पर्य यह नहीं कि वे अंग वास्तव में मनुष्य को जन्म देने का सामर्थ्य रखते थे, अपितु ये पूर्णतः प्रतीकात्मक था। मतलब कि यह जो विराट पुरुष है उसका ये मतलब नहीं है कि एक कोई विराट पुरुष आया, उसके मुंह से ब्राह्मण निकल रहे हैं, उसके भुजा से क्षत्रिय निकल रहे हैं, क्षत्रिय जन्म ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे वही बात को बताया जा रहा है कि कोई पुरुष नहीं था विराट पुरुष कि उसके मुंह से ब्राह्मण निकल रहे हैं, पैरों से शूद्र निकल रहे हैं, ऐसा नहीं था। अपितु ये पूर्णतः प्रतीकात्मक था। मतलब ये पूरी तरह से सिंबॉलिक था, ये अर्थ को समझाने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। जिस प्रकार शरीर के संचालन में प्रत्येक अंग का अपना एक विशिष्ट कार्य होता है और किसी एक के अभाव में शरीर की स्थिति दयनीय हो जाती है, उसी प्रकार समाज के संचालन में प्रत्येक वर्ण का अपना एक विशिष्ट कार्य होता है और उनमें किसी एक के अभाव में भी समाज का संचालन सुचारू रूप से नहीं हो सकता। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम लोग जो विराट पुरुष अभी बात कर रहे थे, उसके मुख से ब्राह्मण का जन्म नहीं हुआ है, बल्कि ये प्रतीकात्मक है, कुछ चीज़ को समझाने के लिए बताया गया है। तो इसमें क्या समझाया गया है कि जो दुनिया है, संसार है, अगर इसको चलाना है तो इसमें सभी वर्णों का होना जरूरी है। जिस प्रकार एक स्वस्थ शरीर के लिए सभी अंगों का होना जरूरी है, उसी प्रकार समाज को भी चलने के लिए सभी वर्गों में अलग अलग कार्य होने जरूरी है। इस प्रकार से ये प्रतीकात्मक है, यह सिंबॉलिक है। यहाँ पे वही बात को बताया जा रहा है कि यदि शरीर में कोई भी अंग अगर मुख नहीं रहा तो भी आदमी अधूरा है, क्योंकि उसको बहुत से काम संचार के माध्यम से करना है, बातचीत के माध्यम से करना है। अगर किसी का पैर नहीं रहा तो भी वह ठीक तरह से नहीं चल सकता। कोई भी मनुष्य है तो उसका स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगा। उसी प्रकार अगर समाज में इन 4 प्रकार के वर्ण या ये 4 प्रकार के काम ना हो तो समाज अंधा लंगड़ा लूल्हा हो जाएगा और वो चल नहीं पाएगा। तो इसका यहाँ पे प्रतीकात्मक सिंबॉलिक यही मतलब था विराट पुरुष का। ब्राह्मणों की उत्पत्ति मुख से इसलिए कही गई है क्योंकि वह अपनी विद्वता तथा ज्ञान से लोगों को शिक्षित करता है। मतलब यहाँ पे ब्राह्मण जो है वो मुख से इसकी उत्पत्ति इसलिए कही गई है, मतलब ये मुख से जन्मा है ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि यह अपने विद्वान मतलब अपने जो भी विचार है उसको मुख से ही ना लोगों को देता है। ऐसा तो कोई नहीं है कि अपना ज्ञान को ऐसे पॉकेट से निकाला और ऐसे दे दिया, तो उसके लिए उसे कन्वर्सेशन मतलब बात तो करना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे वही बात को बताया गया है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति मुख से इसलिए कही गई है क्योंकि वे अपना जो भी कार्य होता है वो मुंह से ही बोलते हैं, शिक्षा देना, ज्ञान देना, विचार देना। तो ये उनका मेन चीज़ है मुख, इसलिए उसकी उत्पत्ति मुंह को बताया गया है। क्षत्रियों की उत्पत्ति बाहु से इसलिए मानी गई है क्योंकि वह अपनी शक्ति के बल पर समाज तथा लोगों की रक्षा करता है। यहाँ पे देखिए वही बात को बताया जा रहा है। अगर वो विराट पुरुष है तो उसके जो हाथ है बाहु, उसी के बल पर वो राज्य को सुरक्षित रखता है। तो यहाँ पे क्षत्रिय की उत्पत्ति इसलिए बाहु से, मतलब भुजा बाहु जो भी कहे आप, हाथ का आर्म ले सकते हैं, तो उससे मानी गई है। इसी से समाज की रक्षा हो सकती है। मतलब कि अगर आप प्राचीन काल में देखते हैं तो बहुत सारे झगड़े और बहुत राजतंत्र और प्रपंच देखा गया है। तो किसी भी राजा को अपनी सीमा को सुरक्षित करने के लिए तलवार तो चलाना ही पड़ेगा। तलवार पैर से तो नहीं चलेगा, मुख से तो नहीं चलेगा, उसके लिए तो भुजा चाहिए ही। तो यहाँ पे क्षत्रियों को इसके लिए
मतलब क्षत्रियों का यहाँ पे समाज में संचालन के लिए बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्हें अपना क्षेत्र का रक्षा करना है। तो इस प्रकार क्षत्रियों की उत्पत्ति बाहु से कही गई है। इससे वो समाज तथा लोगों की रक्षा करता था। वैश्यों की उत्पत्ति जंघा से इसलिए मानी गई क्योंकि अर्थोपार्जन के द्वारा वह समाज की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करता था। मतलब कि एक पुरुष है, उसमें मुख का भी काम हो गया, इसमें अब हाथ का भी। अब यहाँ पे जंघों का बताया जा रहा है कि इसकी उत्पत्ति मतलब वैश्यों की उत्पत्ति जंघों से हुई। तो हम लोग अभी पढ़े कि कोई भी मनुष्य अगर वो परफेक्ट है तो उसमें अंधा लंगड़ा लूला नहीं होना है। तो समाज को भी जब उसके जरिए हम लोग देखते हैं तो समाज को चलने के लिए भी अर्थ की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है। अगर हम अभी कोई चीज़ खरीदना चाहें तो बिना पैसे के संभव नहीं है, बिना लेन देन के या विनिमय वस्तु विनिमय के ये चीज़ संभव नहीं है। तो ये चीज़ होना ज़रूरी है और समाज में इसका बहुत आवश्यकता है। तो यहाँ पे ब्रह्म पुरुष के जंघों से वैश्यों की उत्पत्ति मानी गई है। यहाँ पे वैश्यों की उत्पत्ति जंघा से इसलिए मानी गई है क्योंकि ये आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करता है। मतलब वस्तु विनिमय की जो भी चीज़ें होती थी इन्हीं के माध्यम से होती थी। अर्थ का मतलब पैसे का लेन देन। समाज में आप हो, सुबह से शाम तक आप पैसा जरूर खर्च करते होंगे। बिना पैसा या बिना सामान का आप नहीं रह सकते। तो इस प्रकार वैश्यों की समाज में बहुत आवश्यकता थी। समाज में भी बहुत सारे लेन देन होने के लिए इनकी आवश्यकता आवश्यक मानी गई। शूद्रों की उत्पत्ति पैर से इसलिए कही गई क्योंकि वह अपने क्रियाकलापों द्वारा पूरे समाज को गति प्रदान करता था। जिस प्रकार शरीर का सारा भार पैरों पर होता है, उसी प्रकार तीनों वर्णों की सेवा का भार शूद्र पर था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो विराट पुरुष थे उसके पैर से शूद्रों का जन्म हुआ। तो देखिए, आप ह्यूमन को भी देखिए, आदमी को भी देखिए, शरीर का सारा वजन पैर पर ही होता है। मतलब यहाँ पे शूद्र को उसके पैरों से तुलना की गई है। अगर किसी का पैर नहीं रहा तो उसका क्या स्थिति हो जाएगा। वैसी प्रकार समाज में अगर शूद्र ना रहे तो समाज का क्या स्थिति हो जाएगा। आप देखिए, आपके घर में अगर कोई काम करने वाला है और वो एक दिन एब्सेंट कर दिया तो आपको सारा काम करना पड़ जाता है घर का। तो यहाँ पे अगर शूद्र ही ना रहे तो आप टाइम पे अपना ड्यूटी नहीं कर पाओगे, टाइम पे स्कूल नहीं जा पाओगे। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं जिसका बहुत महत्व होता है। तो यहाँ पे उसको इसी से रिलेट किया गया है कि शूद्रों के क्रियाकलाप से तीनों वर्णों को फायदा पहुंचता है और वो एक पैर की भांति है जो तीनों को टिकाए हुए रहती है। जैसे कि मनुष्य के पैर शरीर के सभी अंगों को टिका के रखती है, उन्हें चलने में मदद करती है। तो इस प्रकार वो गतिशील होते हैं और प्रगति प्राप्त करते हैं, विकसित होते हैं। इस प्रकार शूद्रों की तुलना पैरों से की गई है। परवर्ती शास्त्रकारों ने भी वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए इस सिद्धांत का समर्थन किया है। मतलब बाद के जो शास्त्रकार हुए, जो भी स्मृति ग्रंथ हो गए या फिर पुराण या फिर कोई भी ग्रंथ हो गए जो प्राचीन काल के हैं, वो भी इसी बात का समर्थन करते थे। इस बात को, इस सिद्धांत को मानते थे कि हाँ, ब्रह्म पुरुष के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ। यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि कोई यहाँ पे विराट पुरुष नहीं है कि मुंह से उसका ब्राह्मण निकले जा रहा है। यहाँ पे अर्थ समझाया गया है एक ह्यूमन बॉडी के साथ और एक समाज को लेकर कि किस प्रकार क्या नहीं रहेगा तो क्या दुर्दशा हो जाएगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात है। महाभारत के अनुसार ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उरु से वैश्य तथा पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। यहाँ विराट पुरुष के स्थान पर ब्रह्म शब्द का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो महाभारत है, हम लोग जानते हैं वेद व्यास द्वारा लिखित, उसमें विराट पुरुष ना बोलकर यहाँ पे ब्रह्मा बोला जा रहा है। मतलब एक श्रेष्ठ व्यक्ति ब्रह्मा, हम लोग भगवान भी मानते हैं तो वो भगवान भी एक श्रेष्ठ ही हैं।
तो उसके मुख से ब्राह्मण का जन्म, ये महाभारत में ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये विराट पुरुष नहीं बोल रहे हैं, ये ब्रह्मा बोल रहे हैं, महाभारत के वेदव्यास जी। तो बाहु से क्षत्रिय, मतलब भुजा हो लिखे या बाहु लिखे ये बराबर है, लेकिन आप विराट पुरुष के जगह ब्रह्मा मत लिखिएगा। विराट पुरुष हम लोग ऋग्वेद में देखते हैं, महाभारत में हम लोग ब्रह्मा देख रहे हैं। और उरु, आप यहाँ पे जंघा भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, या उरु भी लिख सकते हैं। पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। यहाँ वही बात को बताया जा रहा है कि महाभारत में विराट पुरुष नहीं कहा गया है, यहाँ पे ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया है। मनु के अनुसार, ये भी एक स्मृतिकार थे, मनु स्मृति, तो उसके जो लेखक थे मनु, उसके अनुसार ब्रह्मा ने लोक वृद्धि के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को क्रमशः मुख्य, बाहु, जंघ और चरण से उत्पन्न किया। यहाँ पे मनु भी उसी को आधार बना के बोल रहे हैं कि एक ब्रह्मा थे, मतलब विराट पुरुष थे, उसने लोक से वृद्धि के लिए, मतलब लोगों की भलाई के लिए, समाज के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को उत्पन्न किया। तो ये पहले का जो भी ग्रंथ है वो स्पिरिचुअल टाइप से लिखा गया है। आप अभी उसी तरह से समझने का कोशिश करेंगे तो आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे कितना आध्यात्मिक बात को समझाया गया है कि एक पुरुष की तुलना एक समाज से की गई है। तो यहाँ पे ये बात को हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे कोई ऐसा आदमी नहीं आ गया कि उसके मुख से ही आदमी निकल रहे हैं, उसके पैर से ही आदमी निकल रहे हैं, नहीं। यहाँ पे आध्यात्मिक तौर से समझाने का प्रयास किया गया है। हम लोग प्राचीन काल में भी देखते हैं, अगर वैदिक काल में देखा जाए, ऋग्वैदिक काल में, तो वहाँ पे बहुत सारा मतलब शिक्षा की ऐसी व्यवस्था थी कि स्त्रियाँ भी पढ़ती थी और शिक्षा का जो स्तर था बहुत उच्च था। लेकिन समाज में बाद में बहुत परिवर्तन हुआ और स्थिति बिगड़ी। तो कोई भी समाज जब शिक्षित रहता है तो उसको समझाने में इजी होता है। अगर वो समाज बाद जैसा नहीं हो, बाद में बदल गया हो, फिर आप वही बात को दोहराएंगे तो शायद वो गलत समझेंगे। तो हमें इस चीज़ को समझना होगा। याज्ञवल्क्य के अनुसार समाज में केवल 4 वर्ण है, 5वां वर्ण नहीं है। यहाँ पे दैवीय सिद्धांत में ये याज्ञवल्क्य हैं, वो बोल रहे हैं कि ये भी एक रचनाकार हैं, तो ये कह रहे हैं कि समाज में केवल 4 वर्ण है, 5वां है ही नहीं। तो ऐसा तो हम लोग ऋग्वेद में भी देख रहे हैं कि 5वां है ही नहीं। पुराणों में भी वर्णों की उत्पत्ति को दैवीय माना गया है। हम लोग जानते हैं पुराण ऋग्वेद के बाद उत्तर वैदिक काल, उसके बाद के समय में बहुत सारे पुराणों की रचना की गई, खासकर गुप्त काल में बहुत सारे पुराण लिखे गए। तो इसमें भी बोला गया कि वर्ण की जो जन्म स्थान है वो है दैवीय ही है, मतलब वर्ण जो सबसे पहले आया वो दैवीय सिद्धांत से ही आया, मतलब भगवान ही थे जो इस तरह के कार्य किए। तो यहाँ पे बहुत बारीक से बात को समझना है कि ये सारी ग्रंथें दैवीय सिद्धांत का समर्थन करती है और बोलती है कि हाँ, इसका जन्म वहीं से हुआ। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के मुख, बाहु, जंघा और पैरों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उत्पन्न हुए। यहाँ पे एक पुराण है विष्णु पुराण, इसके अनुसार भगवान विष्णु, यहाँ पे भगवान विष्णु बोला जा रहा है, इनके मुख, बाहु मतलब मुंह, बाह, भुजा, जंघा और पैरों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उत्पन्न हुए। मतलब कि सब जगह यही बात को बताया जा रहा है, लेकिन जो मुख्य पर्सनैलिटी है विराट पुरुष का, कभी हम लोग विराट पुरुष देख रहे हैं, कभी ब्रह्मा देख रहे हैं, कभी भगवान विष्णु, तो बात वही है, लेकिन जो मेन कैरेक्टर है यहाँ पे अलग अलग है, मतलब जो शब्द हैं वो अलग अलग हो रहे हैं, बात वही है। तो हम लोग इस प्रकार देखते हैं वर्ण व्यवस्था की दैवीय सिद्धांत